Dear students, I have taught you up to the question number 2 of exercise 3C of maths in class 6 में मैथ की एक्सरसाइज 3C के सेकेंड क्वेश्चन को मैंने पढ़ा दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट मैंने करा दिया है, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व रोमन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है रोमन नंबर से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं करने जा रहा हूँ रोमन नंबर 2। सो क्वेश्चन इज 5632 माइनस 99। तो अभी देखना है कि ये सब्ट्रैक्शन कैसे इजी वे में हो सके। इसको हमें इजी बनाना है तो मेक दिस सब्ट्रैक्शन इजी। VA 5632 VA 1 to 5632 and in minus 99 both 99 में भी 1 ऐड करते हैं, इसमें भी 1 ऐड कर देते हैं। तो ये आपका माइनस 5633 हो जाएगा और इसमें से अब हम 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 100 सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। इसमें ऐसा करेंगे, ब्रैकेट नहीं होगा तो फिर ये प्लस ही रह जाएगा। माइनस 90 प्लस 1 इंटीजर माइनस 98 हो जाएगा, इसलिए हम ब्रैकेट करते हैं। तो यहाँ 1 ऐड कर देते हैं, इसमें यहाँ भी 1 ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 100। यहाँ मुझे ब्रैकेट के अंदर 99 प्लस 1 करेंगे तो 100 होगा। जब ब्रैकेट हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस से आ जाएगा साइन। ये भी एक बढ़ा, ये भी एक बढ़ा। अब देखिए किसी भी नंबर से 100 को सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। तो हम अब बिना देखे तो बिना हम ऐसे कोई वर्क आउट किए यहाँ पे हम ओरली इसका आंसर लिख सकते हैं। इजी हो गया ये। 5633 है, तो अगर आप 100 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 633 में तो यहाँ पे बन जाएगा 533। तो मेरा 533। यहाँ से मेरा 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें 100 प्लेस से यहाँ 5 आ जाएगा, तो मेरा ये आएगा आंसर। तो इस तरह से मेरा ये सब्ट्रैक्शन इजी हो गया, क्योंकि अगर हम 100 कर लेते हैं तो 100 सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। इन द सेम वे आइए हम देखते हैं, थर्ड कर लीजिएगा, होमवर्क रहेगा। ये ज्यादा हम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 3 करवाने। तो देखिए ये है, the problem is 13,006 minus 9,999। So first of all students, VA 1 to the 13,006 minus 99,999 plus 9,999 में भी हम 1 ऐड कर देते हैं, बहुत बार इसको भी करते हैं, इसे करते हैं। तो अब इससे वैल्यू क्या होगी, वैल्यू वैसा सेव रहेगी। अब इसको हम इधर से लिखेंगे 13,006 में अगर हम 1 ऐड करते हैं यहाँ 7 हो जाएगा, माइनस मेरा हो जाएगा। देखिए 9,999 इज the largest or greatest number of 4 digits. When we add 1, then we get the smallest number of 5 digits. अगर 4 digit की लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो 5 digit की हमारी स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगी 10,000 हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें 10,000 सब्ट्रैक्ट करना है 13,000 में से, तो यदि मेरा यहाँ 3,000 आ जाएगा और ये वाला 7 बचेगा, ये क्या मेरा आंसर। बिना हम कोई वर्क आउट किए यहाँ कोई ऑपरेशन यहाँ शो
13,006 से 9,999 सब्ट्रैक्ट करने की बजाय अगर हम इसको 13,007 का लेते हैं, इसको हम 10,000 का लेते हैं, तो सब्ट्रैक्शन इजी हो जाता है। तो ये सब्ट्रैक्शन को इजी बनाने का मैकेनिज्म है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी सुविधा के लिए, फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, प्लीज लिसन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो हमें 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर और 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर का डिफरेंस मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट which number is the 7 digits smallest number and which number is the 4 digit largest number। पहले ये वाला पढ़ लेते हैं। हम लिखते हैं the smallest number of 7 digits is equal to, पहले 1 लिखेंगे। 1 डिजिट मेरा ये हो गया। अब ये हमें 6 डिजिट और चाहिए, तो हम 6 डिजिट पुटअप कर देंगे टू द राइट ऑफ 1। 1 के राइट में हम 6 डिजिट पुटअप कर देंगे। 60336। इसको 1 को लेके 7 डिजिट हो गया। इट मीन्स ये हो गया 10 लाख हो गया। 7 डिजिट की जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 10 लाख है। 10 लाख। The greatest largest number of 4 digits is equal to, क्या हो जाएगा, 9,999 is 4 9s। और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस। तो दैट डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस यहाँ सामने देते हैं, तो 10 - 9 1, यहाँ 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, यहाँ पर आएगा 9 9, यहाँ हो जाएगा 0, उसको लिखेंगे। तो ऐसे देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट is 9,90,001। 9,90,001 ये हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। Dear students, Ravi, please come to the question number 5. Ravi opened his account in a bank by depositing ₹1,36,000. Next day he withdrew ₹73,129 from it. How much money was left in his account? लिखा है रवि अपना अकाउंट खोलता है बैंक का, बैंक अपना खाता खोलता है। खाता खोलते समय वह 1,36,000 रुपए जमा करता है और अगले ही दिन वह 73,129 रुपये विड्रॉ कर लेता है, मीन्स निकाल लेता है। पूछा गया है कि अब उसके अकाउंट में कितने रुपए बचे हैं। तो क्लियरली ये सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन। जितना पैसा उसने जमा किया अकाउंट ओपन करते समय, मीन्स 1,36,000, उसमें से उससे जितना निकाला 73,129, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मनी लेफ्ट इन हिज अकाउंट हमें मालूम हो जाएगा कि उसके अकाउंट में कितना पैसा बचा है, वो मालूम हो जाएगा। इसलिए
हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर सक्सेना विड्रू ₹1 lakh from her bank account. She purchased a TV set for ₹38,750, a refrigerator for ₹23,890, and jewelry worth ₹35,560. How much money was left with her? यहाँ कहा गया है मिस्टर सक्सेना ने अपने बैंक के खाते से 1 लाख रुपए निकाला। 1 लाख रुपया उन्होंने निकाला। उस रुपए में उन्होंने 38,750 रुपए का एक टीवी सेट खरीदा। ₹23,890 का उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उन्होंने 35,560 रुपए के गहने भी खरीदे। यानी 3 चीजें उन्होंने खरीदा, टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर और गहने। तो पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हर, तो उनके पास अभी कितना पैसा बचा है मिसेस सक्सेना के पास। मिसेस सक्सेना है श्रीमती सक्सेना। तो जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए में से उन्होंने 3 चीजें परचेज की है। उन तीनों का जो अमाउंट है, उनकी जो कीमत है, उनका हम सम मालूम कर देंगे। यानी सम ऑफ द कास्ट ऑफ क्या है, टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर और ज्वेलरी, तीनों का सम मालूम करके 1 लाख रुपए में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये भी सिंपल सब्ट्रैक्शन है, इसलिए इसको आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ओरली आपको समझा दिया, कर लीजिएगा। प्लीज कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 1,10,500। एक टाउन, एक कस्बे की जनसंख्या 1,10,500 है। इन 1 ईयर इट इंक्रीज बाय 3,608 ड्यू टू न्यू बर्थ। नए बच्चों का जन्म हुआ, नए बर्थ की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, 3,608 और बढ़ गई। तो हाउएवर 8,973 persons died or left the town during the year. फिर भी 8,973 persons मर गए या उस कस्बे को छोड़कर चले गए उसी साल। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर? उस साल के अंत में उस कस्बे की पॉपुलेशन कितनी थी? तो जाहिर सी बात है, जो पॉपुलेशन बढ़ी, जो नए बच्चे, न्यू बेबी बाहर हुए, उनको हम ऐड कर देंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन में, और जितने लोग मर गए या छोड़कर दूसरी जगह चले गए उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए इसको हम करके दिखाई देते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट सी द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज DC। का ओरिजिनल पॉपुलेशन of the town is equal to 1,10,500. 1,10,500. आप लिखेंगे इंक्रीज in population due to new birth is equal to कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितने बच्चे नए पैदा हुए हैं? 3,608। तो 3,608 ये न्यू बर्थ हो गई। अब हम लिखेंगे
population population of the town after increment is equal to, यहाँ फिर कर देते हैं दोनों को 808,000,6511 carry 1 3 1 4 1 1 1,40,108। नाउ इसमें कहा जा रहा है कि 8,973 पर्सन या तो मर गए या कस्बा छोड़ के चले गए। अब हम देखते हैं नाउ population of the town after now population of the town after dying इसमें हम करेंगे 1,14,108 माइनस 8,973 चलो मर गए पॉपुलेशन मेरे इसमें से क्या होगी डिक्रीज हो गई। 8,973 को हम इसमें माइनस करेंगे 8 माइनस 3 5 यहाँ 0 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बोरो लेगा 10 माइनस 7 3 और 10 minus 7 3 0 10 minus 9 1 यहाँ 3 हुआ 13 minus 8 5 यहाँ हो गया 0 यहाँ हो गया 1 तो 1,05,135 तो ये लास्ट पे ये है। तो ईयर के एंड में ये पॉपुलेशन बचेगी। आंसर the population of the town at the end of the year is equal to 1,05,135। ये हो गया आपका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द होल नंबर n when n plus 4 is equal to 9। Question number 8 is question number 8 question number 3 नहीं भाई question 8 find the whole number n when find the whole number n when
जब n में हम 4 ऐड करते हैं तो बन जाता है। जाहिर सी बात है इन दोनों का यहाँ एडिशन किया गया है तो इन दोनों मिलके 9 के इक्वल है। n और 4 इन दोनों का एडिशन 9 के इक्वल है। इट मीन्स 9 भी ये दोनों n भी शामिल है और 4 भी शामिल है। तो इट्स क्लियर दैट 9 कंटेन्स n एंड 4 बोथ। इसमें n और 4 दोनों है शामिल, इसलिए हमारी n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के सम में से जो हमारी नंबर मालूम है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आंसर आ गया, आंसर n = 5। n की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह से आइए n प्लस थर्ड का ग्राम माइनस वाला है तो n है n माइनस 18 = 39। तो कहने का मतलब ये है कि n में से 18 सब्ट्रैक्ट किया गया तो 39 आया। ये मतलब क्या, ये हमारा मिनिएंड है, ये सब्ट्राहैंड है और ये मेरा डिफरेंस है। तो हम जानते हैं कि मिनिएंड की जो वैल्यू होती है min n इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस सब्ट्राहैंड। जब हम डिफरेंस और सब्ट्राहैंड को ऐड कर देते हैं तो मिनिएंड के इक्वल आता है। ये मिनिएंड है, इसमें से 80 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये सबसे बड़ी नंबर है, इसमें से 80 को सब्ट्रैक्ट किया गया है तब ये नंबर आया है। ये जब दोनों ऐड होगी आपस में तब ये हमारा मिनिएंड मालूम होगा। बड़ी नंबर को मिनिएंड कहते हैं और जो दोनों छोटी होती हैं तो जो सब्ट्रैक्ट की जाती है वो भी छोटी होती है, जो आता है आंसर को डिफरेंस कहते हैं, ये भी छोटी होती है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये भी छोटी होती है। इन दोनों का जो एडिशन होता है वो n के इक्वल आता है। तो जाहिर सी बात है कि जब n की वैल्यू निकालनी होगी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, मिनिएंड मालूम करना है। तो n = 39 हमारा 18 जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 9 8 17 कैरी 1 3 1 4 1 5 ये 57 हो जाएगा। आंसर ये n की वैल्यू है। तो आप लिखते हैं n = 57 ये आंसर हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 रोमन नंबर 4 भी कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स exercise 3C has been finished now. Now I am going to the exercise 3D. आइए हम एक्सरसाइज 3D में चलते हैं। एक्सरसाइज 3D को सॉल्व करने से पहले हम एक्सरसाइज 3D से संबंधित कुछ रूल्स को यहाँ जानना जरूरी है, हम जानेंगे। तो आइए पहले हम देख रहे हैं एक्सरसाइज जो 3D है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज 3D is related to the operations of exercise 3D is related to the multiplication of whole numbers। तो होल नंबर से रिलेटेड इसमें ऑपरेशंस हैं, होल नंबर से संबंधित हैं, इसमें हमें क्रियाएं करनी है, संक्रियाएं करनी है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो
क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम इस तरह से दो नंबर ए और बी ले लें, दो होल नंबर ए और बी ले लें, तो ए और बी का मल्टीप्लाई करने पे जो अगर आते हैं होल नंबर सी आती है, तो ये हमारी क्या होगी, एक इंटीजर होगी। इफ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स देन द रिजल्ट इज ऑलवेज एन इंटीजर। यही है क्या, वो सारी मैं होल नंबर आ रहा हूँ। इफ वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स देन रिजल्ट इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो यही यहाँ पे बताना है। यह if A and B, if A and B are whole numbers, then A into B is also a whole number। कहा गया कि यदि A और B दो होल नंबर हों तो A into B यानी का प्रोडक्ट भी एक होल नंबर ही होगा। अगर हम सपोज करें कि A इक्वल टू 3, B इक्वल टू 5, देन A इंटू बी अगर हम मालूम करेंगे इक्वल क्या होगा, 3 इंटू 5 इक्वल टू ये 15 आएगा। ये भी एक होल नंबर ही होगी। तो हम A की जगह हम 4 ले लें, B की जगह हम 6 लेंगे, तो A इंटू बी करने में क्या होगा, 4 इंटू 6 करेंगे, ये 24 आएगा। ये भी एक होल नंबर, ये होल नंबर है, होल नंबर, ये होल नंबर। तो इस तरह से हम किन्हीं दो होल नंबर्स को ले और उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा होल नंबर ही होता है। यही है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस सी द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। Second property is commutative property। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन होल नंबर भी कह सकते हैं इसको। होल नंबर में मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि यदि A और B दो होल नंबर्स हों तो उनको हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, A इंटू B करें या B इंटू A करें, तो प्रोडक्ट हमेशा सेम ही आएगा। प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं आएगा या आंसर हमेशा सेम रहेगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ A एंड B आर एनी टू होल नंबर्स देन यह है इफ A एंड B आर एनी होल नंबर, कोई होल नंबर तो हम A की वैल्यू कुछ भी लें, B की वैल्यू कुछ भी लें, लिखा है A एंड B आर एनी होल नंबर। एनी होल नंबर ये सर्टेन नहीं है, A की वैल्यू कुछ भी ले लें, B की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे, इसे लिखा गया एनी होल नंबर। देन A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A। तो हम चाहे पहले A को रखें, बाद में B से मल्टीप्लाई करें या B को रख A से मल्टीप्लाई करें, हमेशा ये सेम ही आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम सपोज करिए कि हम A इज इक्वल टू 5 ले लें, B इज इक्वल टू 4 ले लें या हम 7 ले लें, कुछ भी ले लेते हैं। तो A देन हमारा क्या होगा, 5 इंटू 7, मान लीजिए ये हमारी B है, देन B इंटू A यानी 7 इंटू 5। तो हम देखते हैं दोनों तरफ 35
है, देन क्या है, a into b is equal to b into a means if we multiply two whole numbers in any order, then answer is always the same. यही है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम कह सकते हैं कि all the whole numbers follow the commutative properties को ला भी कहते हैं commutative law in मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, कम्यूटेटिव लॉ का अनुसरण करती हैं। आइए चल रहे हम थर्ड लॉ पे। यह है थर्ड लॉ ऑफ होल नंबर्स, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। थर्ड लॉ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यह है, इफ वी मल्टीप्लाई एनी होल नंबर विथ जीरो, रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। यही है फॉर एनी होल नंबर ए बी है, a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। तो कोई भी अगर हम होल नंबर ले लेंगे और उसमें अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो में उस नंबर से मल्टीप्लाई करें ऑर्डर को चेंज करके, तो भी आंसर हमेशा जीरो ही आता है। यही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। क्या है, एनी होल नंबर ए, एनी होल नंबर ए वी है ए इंटू जीरो करें, या अभी हम आज से पहले बताया थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए इंटू जीरो या जीरो इंटू ए, तो कोई अंतर नहीं आता कि हमेशा ये जीरो आएगा। ए जीरो करें, जीरो इंटू ए करें तो जीरो ही आएगा। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सपोज करिए हम ए को 5 मान लेते हैं, तो 5 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू 5। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लाभ अनुसार हमने आगे चेंज कर दिया, जीरो किया, बाद में जीरो इंटू 5 आगे चेंज कर दिया, तो भी जीरो ही आएगा। ये हो गया मेरे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार 5 इंटू जीरो या जीरो इंटू 5 इक्वल टू जीरो आएगा। ये सब तो ये हो गया। और नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन होल नंबर्स। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन होल नंबर इज एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव फोर्थ है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो 1 की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो ए की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एनी होल नंबर ए वी हैव ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए ही हमेशा आएगा। इट मीन्स अगर हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही बनी रहेगी, नंबर की आइडेंटिटी बनी रहेगी, सेम वही नंबर आएगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो इसका यह है कि आर एनी होल नंबर ए
प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंज होने से कोई अंतर नहीं आएगा, तो जितना इसकी वैल्यू वही वैल्यू इसको रखा हुआ है, और अंत में ए आएगा, चाहे ए इंटू 1 करें तो भी ए आएगा, 1 इंटू ए करें तो भी ए आएगा, यानी वो नंबर ही आएगी। मान लीजिए हमने कोई नंबर ले लिया, 10 लिया, 25 मान लीजिए ले लिया, ए को मैं 25 मान लिया, इफ ए इज इक्वल टू 25, देन 25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों से वही आएगा, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 25 ही आएगी, इस ए के बराबर नंबर के बराबर आएगी। यही है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। एंड फिफ्थ है एसोसिएटिव लॉ। फिफ्थ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ आपके क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आपको कहीं से कोई डाउट ना हो। आपकी बुक में लॉ लिखा हुआ है, कहीं प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि लॉ एंड प्रॉपर्टी इन दिस चैप्टर, ये लॉ और प्रॉपर्टी दोनों टर्म सेम सेंस में यूज किए गए हैं, दोनों का सेंस एक ही है। आप कोई भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट आइदर ऑफ 1 आउट ऑफ 2 में से कोई भी लिख सकते हैं, उन दोनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ भी लिख सकते हैं। इसलिए आप इसमें बिल्कुल डाउट मत करिएगा, लॉ और प्रॉपर्टी यहाँ इस सेंस में बिल्कुल सेम है। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो इसमें है इफ ए बी एंड सी, A, B and C are any whole number, numbers then A plus B into C करते हैं हम ऐसे, इज इक्वल टू हम A इंटू B प्लस C ऐसे कर दे तो ये सेम ही आएगा। कहने का मतलब कि अगर हमें A B C एनी होल नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो, A B C की कोई वैल्यू ले ले, क्योंकि वैल्यू कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा हम A को 5 मान लें, B को 7 मान लें, C को 9 मान लें, तो हमेशा ये 5, 7 और 9 ही रहेगा। कोई अलग वैल्यू ले लेंगे A B C की तो भी क्या आएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा सॉरी A इंटू बी अंडर ब्रैकेट A इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू C इज इक्वल टू A इंटू अंडर ब्रैकेट B इंटू C आएगा। कहने का मतलब कि अगर 3 नंबर है A B C तो हम किसी ढंग से किसी तरह से ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करें। पहले हम देखिए, हम ब्रैकेट के अंदर A इंटू बी लिखने का एक खास मकसद है, इसका एक खास सेंस है कि ब्रैकेट के अंदर A इंटू बी लिखा गया, इसका मतलब पहले A में B का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जितना आएगा उस रिजल्ट में हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ लिखा है A इंटू अंडर ब्रैकेट B इंटू C का मतलब पहले हम B और C का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा रिजल्ट उसमें हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए यहाँ ब्रैकेट का एक खास मतलब है। तो पहले अब यहाँ ग्रुपिंग अलग अलग ढंग से की गई है, पहले A और B का मल्टीप्लाई किया गया है, पहले A इंटू B का मल्टीप्लाई किया गया है, देन A इंटू B आने के बाद C किया गया मल्टीप्लाई, और यहाँ का मतलब पहले B और C का किया गया है आएगा, तो उसमें हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही है इसका मतलब, कहने का मतलब कि यहाँ ग्रुपिंग अलग ढंग से की गई है। वही नंबर्स हैं
ए बी सी इधर भी, ए बी सी इधर भी है, पहले ए और बी का किया गया, फिर सी का किया गया, यहाँ बी और सी का किया गया, फिर ए का किया गया, तो देखें वैल्यू सेम ही आएगी। इट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई थ्री नंबर्स, एनी थ्री नंबर्स इन एनी ऑर्डर, देन द मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज द सेम। यही है। तो अगर मान लीजिए ए की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 9 ले रहे हैं, बी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं बी इज इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं, सी इज इक्वल टू हम लेते हैं ए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पहले हमें 9 प्लस ये हम 5 करेंगे इंटू सी की वैल्यू 8, ऐसे करें या देखिए ऐसे करें, ए है, ए की वैल्यू क्या है 9 इंटू यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 5 इंटू 8, यहाँ इंटू रहेगा सॉरी, इंटू यहाँ पे सी है इसकी 8 करें। तो हम देखिए तो हर स्थिति में हम ए इंटू बी करके सी से मल्टीप्लाई करें या यहाँ पहले बी और सी का मल्टीप्लाई करके इसे करें, हमेशा देखिए मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। आइए हम कहते हैं 9 5 जा 45 इंटू 8, तो क्या आएगा? 8 5 जा 40, 4 8 4 जा 32 4 36, ये 360 आ रहा है। यहाँ हम देखेंगे पहले 9 इंटू 5 8 जा 40, फिर 9 4 जा 36 से जीरो कर देते हैं। देखिए यहाँ भी 360 आ रहा है, यहाँ भी 360 आ रहा है, बस केवल सेम वही नंबर है, उनका ऑर्डर चेंज किया गया है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही बताती है कि अगर हम 3 नंबर अलग लेते हैं होल नंबर और उनको हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। यह है आपका associative property. Now students, I am going to tell you one more property and the last property of whole numbers in multiplication. तो यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 6 है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी 2 तरह की होती है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। गुणा का वितरण, गुणा का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा का बंटवारा। ओवर एडिशन मीन्स क्या है? एडिशन पर, जोड़ पर, योग पर। तो योग पर गुणा का वितरण कहते हैं। यहाँ योग के द्वारा मतलब एडिशन के द्वारा हमारा मल्टीप्लिकेशन 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखिए उसका ये नियम है कि अगर हम ए बी सी, इफ ए बी सी आर एनी 3 whole numbers, then
प्लस बी और सी क्या देखिए अंडर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर है बी और सी, बीच में प्लस का निशान है और बाहर ए है। इसका मतलब क्या, ए का मल्टीप्लाई बी में भी करना है प्लस ए का मल्टीप्लाई सी में भी करना है। ये हम देख रहे हैं कि ए का जो मल्टीप्लिकेशन बी और सी के साथ हो रहा है वो प्लस के द्वारा बटा हुआ है दो भाग में। तो यहाँ प्लस पे देख रहे हैं कि एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको वैसे लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये हमारा जुड़ा है ए का मल्टीप्लिकेशन वाला बी के साथ होगा और एक्स के साथ। हम देख रहे हैं कि प्लस के द्वारा हमारा ये मल्टीप्लिकेशन है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसीलिए कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो पार्ट में ओवर एडिशन के द्वारा। तो ये है इसको लिख सकते हैं कि ए इंटू बी इक्वल टू प्लस ए इंटू सी। दूसरा लॉ है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन over subtraction. Dear students, as I have written here, the distribution of multiplication over subtraction का मतलब कि गुणा का वितरण हमारा मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा ओवर सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या है, माइनस पे। तो इसको वैसे लिखते हैं लेट इफ A, B, C are adding three whole numbers, then we have A equal to B minus C equal to A into B minus A into C। सपोज करिए यहाँ A की वैल्यू हम यहाँ कहते हैं, मान लीजिए A की वैल्यू है A इक्वल टू मान लेते हैं 4, B इक्वल टू 5 एंड C इक्वल टू हम 6 ले लेते हैं। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मेरा यहाँ 4 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर और ये B मतलब 5 प्लस ये 6B प्लस ही हो जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे कि A इंटू मतलब क्या हुआ 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। देखिए हम करते हैं 4 इंटू 6 5 11 हो जाएगी 44 होगा। यहाँ देखिए साथ करते हैं 4 5 20 होगा प्लस 6 4 24 होगा। तो ये भी क्या आ रहा है 44 आ रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने पर हम ऐसे अंडर ब्रैकेट ए अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम माइनस का दिखाएं इस तरह से देखिए मैंने ए बी सी की वैल्यू अलग अलग लेके मैंने ए अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू सी ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी मैंने दिखा दिया। इधर भी आ रहा था 4 इंटू 11 बराबर क्या 44 इधर 44 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लाभ मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। इसी तरह से अगर हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन दिखाएं ए की वैल्यू 4 मान लें तो 4 इंटू बी क्या है मेरा 5। तो ऐसे तो नहीं चलेगा 5 माइनस 6 अगर है यहाँ पे तो ये होगा इसका ए इंटू 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6 के बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ से कट कर दे तो -1 आ जाएगा, ये -4 आया,
यहाँ पे क्या हुआ, 4 का रिजल्ट 20 हो गया, अब माइनस ये हो जाएगा 24 आ गया, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस वाला 4 बचेगा, कि दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो dear students, in our today's class, I have made you understand about the various properties of multiplication in whole numbers में मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को मैंने बताया। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी मैंने बता दिया। तो आज मैंने सारे लॉ आपको बताए, ठीक है। और कल हम लोग शुरू करेंगे इन सारे प्रॉपर्टी से संबंधित, कल ऑपरेशंस पे, संक्रियाओं पे कल हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन सारी प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो भी कल होंगे क्वेश्चंस, उनको हम कल सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे माय क्लास इज ओवर नाउ। आई विल मीट यू टुमारो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।